हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, कल आपका पेपर होने वाला है और इकोनॉमिक्स वगैरह के आपके कुछ टॉपिक बचे हुए थे। तो आज का टॉपिक है हमारा लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके साथ जो है कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण होता क्या है। उदारीकरण भारत सरकार ने 1991 में जो है इसको अपनाया था और इसके तहत इन्होंने क्या किया था कि बाजार को जितने प्रतिबंध लगाए गए थे, चाहे वो लाइसेंस प्रणाली के तहत लगाए गए हों, चाहे वो व्यापार के तहत लगाए गए थे प्रतिबंध, उनको क्या कर दिया, छूट दे दी। अब इन्होंने क्या किया, मुक्त बाजार को जो है प्रणाली को अपना लिया। मुक्त बाजार प्रणाली में ये होता था कि विदेशों से जो आयात चीज़ें करते थे उसको टैक्स को भी कम किया गया और उस पर जो प्रतिबंध थे उनको भी हटाया गया। इसके अलावा जो हम निर्यात करते थे ना वस्तुओं को, उन पे भी जो टैक्स वगैरह थे उस पर छूट दी गई। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक जो है वृद्धि बहुत अधिक हुई। ठीक है, तो इस प्रणाली को क्या कहा गया, उदारीकरण कहा गया। तो चलिए शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब गवर्नमेंट ने 1991 में जब जो सीमाएं और बाधाएं पहले थी उनको दूर कर दिया यानी हटा दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है व्यापार उदारीकरण, ऑप्शन बी है समृद्ध वाणिज्य, ऑप्शन सी है वित्तीय निवेश, ऑप्शन डी है उदारीकरण। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, उदारीकरण कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उदारीकरण का लक्ष्य है, मतलब उदारीकरण का इनमें से कौन सा लक्ष्य है। ऑप्शन ए है समाजवाद पर आधारित सामाजिक संरचना, मतलब इसमें जो है सोशलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ऑप्शन बी है आर्थिक योजनाएं, मतलब इसमें क्या किया गया कि आर्थिक जो है योजनाएं लाई गई। ऑप्शन सी है आर्थिक सुधार किया गया। ऑप्शन डी है भूमि सुधार। तो उदारीकरण का लक्ष्य क्या था, आर्थिक सुधार करना था, जो कब अपनाया गया था उदारीकरण, 1991 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है मूल्य कठोरता बाजार की एक विशेषता है। सबसे पहले बात करते हैं मूल्य कठोरता होती क्या है। मूल्य कठोरता से अभिप्राय, जब आप बाजार जाएंगे और वहाँ पर कोई एक ही दुकान है तो वो क्या करेगा, अपने जो वस्तुओं का प्राइस है अगर फिक्स कर देगा तो वो क्या है, मूल्य कठोरता बाजार है। वहाँ पर मूल्य में जो है कोई परिवर्तन नहीं करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग जो है मूल्य को डिसाइड कर लेगा, प्राइस को डिसाइड कर लेगा। तो उसे जो है मूल्य कठोरता बाजार कह सकते हैं हम। पूछा गया है कि इसकी क्या विशेषता होती है। ऑप्शन ए है एकाधिकार, मतलब किसी एक ही दुकानदार का अधिकार होता है। ऑप्शन बी है एक अल्पाधिकार, एक ऐसी स्थिति है जिसमें केवल कुछ ही होते हैं, मतलब कुछ ही विक्रेता होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये, लेकिन ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बताया गया है। ऑप्शन सी है एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता, बिल्कुल ठीक। एक मूल्य कठोर बाजार में एकाधिकार होता है और एकाधिकार प्रतियोगिता भी होती है। उसका रीज़न ये है, जैसे कोई आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही दुकान है, तो वो क्या करेगा, वो अपने वस्तुओं का जो प्राइस है वो फिक्स कर देगा। और क्योंकि वहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव उसका दूसरा नहीं है, तो उसके लिए क्या है, एकाधिकार प्रतियोगिता है। ठीक है, उससे कोई प्रतियोगिता करने वाला कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को दूर करने के लिए क्या शब्द है। तो वो है उदारीकरण शब्द। पीछे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, फिर भी हमने इसे कर लिया। इसे क्या कहते हैं, हम उदारीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। उदारीकरण का लक्ष्य क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम, मूल्य कठोरता से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन देश के आर्थिक सुधारों के लिए प्राथमिक प्रेरणा थी। मतलब जब देश की आर्थिक सुधार किया गया है तो उसके लिए क्या क्या मोटिव था पहला,
किसकी वजह से जो है इन्होंने देश में आर्थिक सुधार किया? ऑप्शन ए है भारत भारी बजट असंतुलन से जूझ रहा था। ऑप्शन बी है भारत का भुगतान संतुलन खतरे में संकट में था। ऑप्शन सी है कुछ प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में तेजी आई है या तेजी आई थी। ऑप्शन डी है पूर्ववर्ती सभी, मतलब ऊपर के जो सभी ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ववर्ती, ऊपर के सभी आंसर ठीक है। ठीक है, 1991 में जब उदारीकरण को अपनाया गया था तो उसका रीज़न यही था कि भारत में जो है आर्थिक सुधार किया जाए। उसका रीज़न ये था कि भारत में जो है बजट जो है असंतुलन से जूझ रहा था। इसके अलावा जो है भुगतान संतुलन जो है संकट में था कि जो कर्जा जो है विदेशों से ले रखा था हमने, उसको हम पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए सोना वगैरह भारत से निर्यात किया जाने लगा, यानी बेचा जाने लगा अपनी संपत्ति को। इसके अलावा जो है कुछ जो चीज़ें थी उनमें क्या हो गया, वस्तुएं थी उनमें तेज़ी आ गई, मतलब उनकी कीमतें बढ़ गई थी। इसी वजह से जो है हमने आर्थिक सुधारों को अपनाया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है 1991 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में लागू की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक निम्नलिखित में से एक थी। मतलब 1991 में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को लागू किया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था, ये बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है अन्य देशों से आयात प्रतिबंधों में ढील दी जा रही थी या ढील दी जा रही है। ऑप्शन बी है विदेशों में निर्यात प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों गलत। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सटीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी ऊपर के जो ए और बी दोनों करेक्ट है। 1991 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में क्या किया गया था, आयात पे भी प्रतिबंध हटा दिया गया था और निर्यात पे भी प्रतिबंध हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्राथमिक लाभ है। जब कोई कंपनी, बाहरी कंपनी भारत में आके निवेश करती हैं तो उसका प्राथमिक लाभ क्या होता है, ये पूछा जा रहा है डायरेक्टली। तो ऑप्शन ए है आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में विदेशी मुद्रा के प्रवाह में सहायता करता है। बिल्कुल ठीक, जब कोई कंपनी भारत में आके इन्वेस्ट करेगी तो उससे क्या होगा, विदेशी निवेश में आगमन में जो है वृद्धि होगी और विदेशी मुद्रा के भंडार में भी जो है वृद्धि होगी। ऑप्शन बी कह रहा है आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश की समकालीन प्रौद्योगिकियों की शुरुआत में सहायता करेंगे। बिल्कुल ठीक, जब दूसरी बाहरी कंपनियां भारत में आके निवेश करेंगी तो इससे क्या होगा, भारत का भी डेवलपमेंट होगा, कुछ छोटे मोटे जो है कंपनियां भारत में और खुलेंगी। ऑप्शन नंबर सी है आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश की प्रबंधकीय क्षमता में योगदान देता है। बिल्कुल ठीक, अब मान लीजिए कोई कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में आके निवेश करती है तो इससे क्या होगा, भारत की प्रबंधकीय स्थिति भी काफ़ी सुधार आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो सही है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है नई राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है। तो भारत ने जब नई राजकोषीय नीति अपनाई थी कि हम जो है धन किस प्रकार से इकट्ठा करेंगे, हम नए तरीके से इकट्ठा करेंगे, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए है नई आर्थिक नीति से देश के निजीकरण को सहायता मिली। ऑप्शन बी है देश के उदारीकरण को नई आर्थिक नीति से सहायता मिली। ऑप्शन नंबर सी है देश के शहरीकरण को नई आर्थिक नीति से सहायता मिली। ऑप्शन नंबर डी है देश की नई आर्थिक नीति से वैश्वीकरण की शुरुआत में सहायता मिली है। तो नई राजकोषीय नीति जब भारत ने अपनाई थी तो उससे ये फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ था कि देश की जो है शहरीकरण को बढ़ावा मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों चीज़ें हुई थी राजकोषीय नीति में परिवर्तन करने के बाद। उदारीकरण के अपनाने की वजह से आर्थिक नीति में भी सुधार हुआ था। इसके अलावा जो है नई आर्थिक नीति से देश के निजीकरण को सहायता भी मिली थी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपना व्यापार कर रही थी भारत में आके। इसके अलावा
नई आर्थिक नीति अपनाने से क्या हुआ था, वैश्वीकरण भी हुआ था। ठीक है, तो लेकिन सी वाला ऑप्शन, देश की शहरीकरण को नई आर्थिक नीति से सहायता नहीं मिला था, याद रखिएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है विदेशी मुद्रा परिवर्तन शुरू करने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको पता है कि इंडिया क्या करता है, अन्य कंट्रीज़ के साथ करेंसी एक्सचेंज करता है। आपको पता है कि अगर बात करें कि रुपए की जो वैल्यू है वो कम है डॉलर के मुकाबले, इसके अलावा अन्य देशों से भी कंपैरिजन करें उसकी इस मामले में भी कम है, लेकिन अपने आस पास के जो पड़ोसी देश हैं उनसे जो है रुपए की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये क्या है, कुल मिला के ये करेंसी का एक्सचेंज है। जब हम व्यापार करते हैं तो एक मान्य करेंसी जो है लागू की जाती है। जैसे लगभग बहुत सारे देशों में क्या है, यूएस का जो डॉलर है वो यूज़ किया जाता है व्यापार के लिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मुद्रा, विदेशी मुद्रा जो परिवर्तन है उसकी प्रक्रिया में कौन सा जो है कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपए का जो है मूल्य घट गया है। बिल्कुल ठीक बात है। अन्य आप देखेंगे कि आज जो है लगभग $1 की कीमत 80 रुपये लगभग हो चुकी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सरकार ने एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर सी है बाजार की ताकतें विनिमय दर तय करती हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए और देखभाल, यानी बी जो है दोनों सटीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपए का मूल्य जो है घट गया है। किस वजह से, विदेशी मुद्रा परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है 1991 की नई आर्थिक नीति के आयात लाइसेंसी विनिमय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है। जब भारत ने 1991 में क्या किया, उदारीकरण को अपनाया, तो उसके तहत जो है उन्होंने आयात पे जो लाइसेंस विनिमय था उसको जो है उसको भी चेंजेस किया उनमें। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दावा सही है इस संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए है खतरनाक वस्तुओं को छोड़कर आयात लाइसेंस को हटा दिया गया, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील व्यवसायों को छोड़कर आयात लाइसेंसिंग को हटा दी गया, बिल्कुल ठीक। इन्होंने क्या किया था, जो खतरनाक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं से जो है इन्होंने लाइसेंस प्रणाली को हटा दिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, संवेदनशील जो व्यवसाय थे उनको छोड़कर बाकी सभी व्यवसायों से क्या किया गया था, लाइसेंस जो प्रणाली है वो हटा दी थी, ताकि जो है भारत का आर्थिक विकास हो सके। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। डी में आप ये ठीक कर लीजिएगा, ए और बी दोनों गलत की जगह सही आएगा। ठीक है, तो मतलब ऊपर के ए और बी दोनों आपके करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है उदारीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है। तो यहाँ उदारीकरण की बात हो रही है, जो हमने कब अपनाया था, 1991 में अपनाया था आर्थिक वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इनमें कम सरकारी विनिमय और विनियमन, साथ ही निजी उद्यमों के लिए अधिक स्वायत्तता शामिल है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इनमें संगठन की गतिविधियों के कुछ हिस्से को अन्य पार्टी को अनुबंधित करना शामिल है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों सटीक हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए और बी दोनों गलत है। तो उदारीकरण के संदर्भ में दोनों ऑप्शन ए और बी ठीक है। इनमें क्या किया गया था कि जो कम सरकारी विनिमय और विनिमय के साथ जो है निजी उद्योगों को भी जो है गवर्नमेंट ने शामिल किया था, उसको भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, बढ़ावा दिया था, ताकि आर्थिक वृद्धि हो सके। इसके अलावा जो है इसमें संगठन की जो गतिविधियां थी वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में भी दिया गया था और उनको भी इसमें शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया सरकार के उदारीकरण कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा इनमें से कौन सा आर्थिक परिवर्तन शुरू किया गया था। इसमें डायरेक्टली यही पूछा जा रहा है कि उदारीकरण के टाइम पे कौन से आर्थिक परिवर्तन हुए थे।
ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हुआ। ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक, कृषि और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हुआ। ऑप्शन नंबर सी है कृषि और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हुआ। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है औद्योगिक और किसी क्षेत्र में सुधार हुआ। तो आप इस तरह से काट सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में तो बिल्कुल सुधार नहीं हुआ था। औद्योगिकरण तो भाई उदारीकरण तो इसलिए अपनाया गया था ताकि आर्थिक वृद्धि हो सके, और आर्थिक वृद्धि किससे हो सकती है, जब लाइसेंस प्रणाली में छूट दी गई। और लाइसेंस प्रणाली में छूट किस में दी गई थी, उद्योगों में दी गई थी, व्यापार में दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उदारीकरण के कार्यक्रम के तहत जो है सरकार ने जो आर्थिक परिवर्तन किया था उनमें औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्रों में जो है सुधार करने के लिए ये किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मौजूद नहीं है। यहाँ पर 3 विशेषताएं बताई गई हैं जो निजीकरण की है, लेकिन कौन सी एक विशेषता ऐसी है जो निजीकरण की विशेषताएं नहीं हैं, ठीक है, ऐसा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्रों के विनिवेश की नीति को लागू करना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी है टैक्स की दरें कम की जा रही हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सटीक है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। तो निजीकरण के विशेषता जो है ये नहीं है कि टैक्स की दरें कम की जा रही है। निजीकरण में क्या किया जाता है कि टैक्स की दरें जो है गवर्नमेंट कम नहीं करती, ये सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए करती है कि टैक्स की दरें जो है गवर्नमेंट ने कम कर दी है, ये सबके लिए होता है, ठीक है। तो निजीकरण की ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है वित्तीय परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो वित्तीय परिवर्तन आया था उदारीकरण के बाद, उसके संबंध में ये मतलब कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र के सुधार का केंद्र बिंदु है, बिल्कुल ठीक। बैंकिंग क्षेत्र को केंद्र बिंदु माना गया है, विश्व बैंक से उधार लिया गया। इसके अलावा जो है बैंकिंग प्रणाली में सुधार किया गया, जिसकी वजह से जो है मुद्रा कोष में वृद्धि हुई। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वित्तीय क्षेत्र के अधिकांश परिवर्तन विदेशी मुद्रा बाजारों पर केंद्रित है, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों सटीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है, याद रखिएगा आप। वित्तीय परिवर्तन के संबंध में कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, बैंकिंग क्षेत्र को जो है वित्तीय क्षेत्रों के सुधार का केंद्र बिंदु माना गया। इसके अलावा जो है वित्तीय क्षेत्र के अधिकांश परिवर्तन विदेशी मुद्रा बाजारों पर केंद्रित हैं, बिल्कुल ठीक। लेन देन किस पे किया जाता है, विदेशी मुद्रा पे अब किया जाता है, यानी डॉलर पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है 1991 की नई आर्थिक नीति के क्रियान्वयन का सबसे प्रमुख मुद्दा क्या था। 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसको लागू करने का सबसे मेन कारण क्या था, या मेन मुद्दा क्या था। ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक क्षेत्रों का खराब प्रदर्शन, इसीलिए जो है हमने 1991 में आर्थिक नीति अपनाई थी। या फिर विदेशी मुद्रा संकट था, इसलिए हमने इसको जो है अपना लिया था। ऑप्शन नंबर सी है उच्च कर दरें, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। तो 1991 की नई आर्थिक नीति के क्रियान्वयन का सबसे प्रमुख जो मुद्दा था ये था कि विदेशी मुद्रा जो है भारत में संकट आ गया था। भारत के पास जो है विदेशों की जो मुद्रा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। विदेशी मुद्रा भंडार से ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आपने यूएस डॉलर की अधिक मात्रा रख रखी है अपने पास, तो उससे क्या होगा, जब कभी आप लेन देन करेंगे तो यूएस डॉलर में कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया 1991 के बाद विदेशी व्यापार नीति में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। पूछा जा रहा है यही कि विदेशी 1991 में जब हमने उदारीकरण को अपना लिया तो उसके बाद विदेशी व्यापार नीति में जो है सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ। ऑप्शन नंबर ए है आयात सीमाओं में ढील दी जा रही है या ढील दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी है निर्यात प्रतिबंधों में जो है ढील दी जा रही है, यानी ढील दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों में ढील दी जा रही थी।
ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विशेष रूप से निर्देशित वस्तुओं पर आयात सीमा में ढील दी जा रही है। तो 1991 के बाद विदेशी व्यापार नीति में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यही था कि आयात पे भी ढील दिया गया और निर्यात पे भी ढील दिया गया। उस पर जो है कर जो था वो हटाया गया। इसके अलावा आपका लाइसेंस प्रणाली जो थी कि आप कोई कारखाना खोलेंगे तो सबसे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, उसके बाद आप कारखाना खोलेंगे। इसकी नीति को क्या किया गया, हटा दिया गया। अब केवल कुछ ही चीज़ों पे जो है ये लाइसेंस प्रणाली लागू होती है, जिसमें अगर कोई शराब का ठेका वगैरह खोलता है तो उसके लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है निम्नलिखित कारणों से आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक फायदेमंद है। यहाँ डायरेक्टली यही पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है किस संबंध में जो है फायदेमंद है भारत के लिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विदेशी मुद्रा प्रदान करता है ये। ऑप्शन नंबर बी है वर्तमान तकनीक प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रबंधकीय ज्ञान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक। जब कोई कंपनी डायरेक्ट आके इंडिया में निवेश करती है, कंपनी अपनी स्थापित करती है, तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, विदेशी मुद्रा मिलती है हमें, वो डॉलर में पे करते हैं हमें, रुपए ना पे करके। ठीक है, और दूसरा क्या होती है, वर्तमान तकनीक प्रदान करती है। मान लीजिए वो अभी कोई शोरूम वगैरह ओपन कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो वो अपनी तकनीक को हमारे इंडिया में लेके आएंगे, इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लस में ये क्या होगा, इंडिया भी उस तकनीक को जो है देखेगी और उस तकनीक से जो है परिवर्तन करके अपने लिए भी कुछ चीज़ें बनाएगी। इसके अलावा प्रबंधकीय ज्ञान कि किस प्रकार से इस फैक्ट्री को लगाना है, मैनेज किस प्रकार से करना है, कितने लोगों की आवश्यकता है, इन सभी का ज्ञान भी इंडिया को प्राप्त होगा। तो ये फ़ायदा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया राजकोषीय घाटा कुल सरकारी खर्च का वह हिस्सा है जिसे कवर किया जाता है। मान लीजिए गवर्नमेंट को राजकोष में घाटा हो रहा है, मतलब उनके पास जो मुद्रा भंडार है उसमें घाटा हुआ है, तो उसको जो है किस तरह से पूरा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ते कर के रूप में, मतलब कर बढ़ा दिया जाता है, उससे राजकोषीय घाटा को पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, सरकारी स्वामित्व वाले स्टॉक को बेचना, मतलब गवर्नमेंट के जो स्टॉक बचे हुए खरीद रखे हैं दूसरी कंपनियों के, गवर्नमेंट उसे बेच देती है। ऑप्शन नंबर सी है उधारी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऊपर के सभी। तो राजकोषीय जो घाटा है कुल सरकारी खर्च का वह हिस्सा है जिसे जो है उधारी से कवर करते हैं, उधार लेकर उसे कवर कर देते हैं, फिर बाद में उस उधार को चुकता करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया सरकार की राजकोषीय नीति में शामिल है, जो सरकार की राजकोषीय नीति है, जो धन अपने पास इकट्ठा करती है, उसकी एक नीति होती है। तो पूछा गया है उस नीति में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए सरकारी कर नीति शामिल है, मतलब सरकार क्या करती है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है कर लेती है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है सरकारी खर्च नीति है, सरकार क्या करती है, उस धन को जो है लोगों के ऊपर खर्च करती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों सटीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए और बी दोनों नहीं। तो सरकार की राजकोषीय नीति में क्या है, सरकार क्या करती है, कर नीति भी अपनाती है और खर्च नीति भी अपनाती है। कर नीति के तहत विश्व बैंक से उधार ले सकती है, आरबीआई इसकी हेल्प करता है, और खर्च नीति में क्या है, गवर्नमेंट जो सार्वजनिक क्षेत्रों पे खर्च करती है उस पैसे को। ठीक है, तो ये सरकार की कौन सी नीति है, राजकोषीय नीति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है वित्तीय उद्योग में सुधार किसके द्वारा किए जाते हैं। जो वित्तीय उद्योग है उसमें सुधार किसके द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए और बी यानी भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार दोनों के द्वारा नहीं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए और बी दोनों यानी भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार दोनों के द्वारा जो है ये ठीक किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। तो वित्तीय उद्योग में सुधार जो है भारत सरकार द्वारा किया जाता है, ना कि रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो
आप जवाब क्या देंगे? भारत सरकार द्वारा जो है वित्तीय उद्योग में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत के विदेशी धन का सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब इनमें से कौन सा भारत के विदेशी धन का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय ऋण, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब विदेशों में क्या करती है? विदेशों में निवेश करती है भारत, उसके द्वारा जो है वो धन कमाती है। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों नहीं, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों सही है। भारत के विदेशी धन का जो है सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी इंडिया क्या करता है? विदेशों में जाकर निवेश करता है, उसके द्वारा जो है वो मुद्रा जो है एकत्र करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सरकार की पहले की सीमाओं में ढील दिए जाने का संदर्भ है? मतलब गवर्नमेंट ने सबसे पहले सीमाओं में जो है जो ढील दिया था उसको हम क्या कहते थे? आपको भी पता है, इसके बारे में हम क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था। ऑप्शन ए है निजीकरण उसे कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी है वैश्वीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है विनिवेश करते कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है उदारीकरण कहते हैं। जब गवर्नमेंट पहले की जो सीमाएं, राज्य की जो सीमाएं थी या फिर व्यापार में छूट देती है तो उसे उदारीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका जो सेट था ये ख़त्म हो जाएगा। पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी है 1948 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी है 1996 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी है 1994 में हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, याद रखेंगे आप। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ताकि हम आगे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। सो फ्रेंड्स, आप अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।